हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीसी सीरीज। हम डिस्कस कर रहे हैं आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 1। ओके, मॉक टेस्ट नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने नहीं दिया तो चेकआउट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही उनके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं चैनल पे। पहले टेस्ट दे दीजिए, उसके बाद सॉल्यूशंस चेकआउट कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन पहले मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ जाइए, तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। करेक्ट यूनिट चुनने हैं आपको Z√3 में। ओके, इस रिंग में आपको बताना है इनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स यूनिट हो सकते हैं, यूनिट एलिमेंट हो सकते हैं इस रिंग में। वीडियो पॉज कीजिए और अपना आंसर करिए पहले, और उसके बाद सोल्यूशन चेकआउट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। ओके, तो यूनिट के लिए किन्हीं भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जो होता है 1 होना चाहिए, वो करते हैं। तो पहला एलिमेंट लिया और हमने Z√3 का कोई जनरल एलिमेंट ले लिया A+B√3। इनका प्रोडक्ट 1 होना चाहिए, तो इनका प्रोडक्ट किया और कंपेयर किया। कंपेयर करा तो हमें दो इक्वेशन मिल गई सिंपल, ए और बी सॉल्व किए। अब Z√3 में क्योंकि जनरल एलिमेंट है, तो ए और बी जो होंगे वो Z में होंगे, यानी इंटीजर होंगे। इन इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ए और बी इंटीजर वैल्यू मिल गई, तो यानी इंटीजर वैल्यू है, तो यानी इसका यूनिट इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो यानी इसका ये यूनिट एलिमेंट है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन 2 के लिए सेम किया, ऑप्शन 2 को उठाया, एक जनरल एलिमेंट लिया, प्रोडक्ट किया, इक्वल टू 1 किया, यूनिट एलिमेंट की डेफिनेशन से कंपेयर किया। अब यहाँ ए और बी जो है वो इंटीजर्स नहीं है, इंटीजर्स नहीं है, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन यूनिट नहीं है, इसलिए वो ऑप्शन इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन में सेम प्रोसीजर किया, मल्टीप्लाई की, और यहाँ ए और बी इंटीजर आ गए, यानी थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन के लिए किया तो यहाँ इंटीजर नहीं आया, इसलिए ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। तो इसके सिर्फ दो ही करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, जो इसके दो करेक्ट ऑप्शन है जो करेक्ट यूनिट्स है। तो बेसिक यूनिट की डेफिनेशन लगा के आपको सोल्यूशन करना था। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में करेक्ट इंटीग्रल डोमेन चुनना है, इनमें से कौन सा होगा। A+B√5, रिंग ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 1 से R, या कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शंस की रिंग इस डिस्क पे, या फिर पॉलिनॉमियल रिंग। इनमें से कौन सा इंटीग्रल डोमेन करेक्ट होगा आपको बताना है। ट्राई कीजिए क्वेश्चन, उसके बाद सोल्यूशन चेकआउट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं जो Q√5R है, जो कि पहला एलिमेंट में आपको देख रहा है A+B√5, ए और बी क्यू से हैं, तो ये बेसिकली Q√5 है। तो Q√5 R का सबसेट होता है, R इंटीग्रल डोमेन है, तो डेफिनेटली ये भी इंटीग्रल डोमेन हो गया, तो पहला ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में हम पे हमेशा एक काउंटर मिल जाता है हमें मोस्टली, तो हमने क्या लिया, जीरो से हाफ के इंटरवल में जीरो फंक्शन डिफाइन किया, और हाफ से 1 में x-हाफ, और अगला फंक्शन डिफाइन किया जी एक्स, जीरो से हाफ में 0.5 माइनस यानी हाफ माइनस एक्स, और हाफ से 1 में 0। इस तरह डिफाइन किया फंक्शन कि इनका प्रोडक्ट फंक्शन जीरो है, मगर दोनों में से कोई भी रेस्पेक्टिवली जीरो फंक्शन ना हो। तो पीस वाइज फंक्शन डिफाइन कर लिए, जिससे इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन वायोलेट हो गई और सेकेंड ऑप्शन फॉल्स हो गया। थर्ड में आप देख सकते हैं कि f इंटू जी अगर जीरो होगा, तो अगर फंक्शन एनालिटिक है और नॉन जीरो है, तो उसके पास एटमोस्ट काउंटेबली मैनी जीरोज ही हो सकते हैं, मैक्सिमम। ठीक है, अब एफ और जी अगर एनालिटिक फंक्शंस मानते हैं हम गिवन डिस्क पे, जिनका प्रोडक्ट जीरो है, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन ये कहती है कि प्रोडक्ट जीरो हो मगर दोनों नॉन जीरो है। ठीक है, तो हमने मान लिया एनालिटिक फंक्शन है जिनका प्रोडक्ट जीरो है। प्रोडक्ट जीरो है, तो इनमें से किसी एक के पास अनकाउंटेबली मेनी जीरोज होने पड़ेंगे, क्योंकि ये जीरो फंक्शन बन रहा है, तो किसी एक के पास होने पड़ेंगे, क्योंकि अगर दोनों के पास काउंटेबली मेनी फंक्शन होते हैं, काउंटेबली मेनी पॉइंट्स होते हैं, जीरो है, तो वो अनकाउंटेबली मेनी यानी जीरो फंक्शन नहीं बन सकता, जो अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में बताया। तो यानी किसी एक के पास होना पड़ेगा अनकाउंटेबली मैनी जीरो, और अनकाउंटेबली मैनी जीरोस का मतलब है कि उस फंक्शन को आइडेंटिकली जीरो होना पड़ेगा। तो यानी इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन करेक्ट सिद्ध होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन आप जानते हैं बहुत सिंपल, कि जो रिंग ZX होता है ये एक UFD होता है, इसी वजह से ये इंटीग्रल डोमेन बन जाता है। ये एक PID नहीं होता, मगर UFD ज़रूर होता है, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो यहाँ पे हमें तीन करेक्ट ऑप्शन मिले, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट। मोस्टली बार हमसे पूछ लिया जाता है इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी आता, तो इसको ध्यान से देखना है कि क्या चीज़ पूछी हुई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको एक सेट डिफाइन करा है एस के के बाई जे, जहाँ जे है के+1 एंड सो ऑन, के 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इंटरसेक्शन ऑफ दिस सेट एस के क्या होगा वो हमें बताना है। क्वेश्चन ट्राई कीजिए, उसके बाद सोल्यूशन चेकआउट कीजिएगा। आई होप आपने इसको क्वेश्चन करा होगा।
बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम एस के सेट को देखते हैं। तो S1 को हम इस तरह लिख सकते हैं, S2 के एलिमेंट्स, S3 के एलिमेंट, इसी तरह SK के एलिमेंट जनरली इस तरह से आपको दिख जाए। अब आप एक चीज़ आप नोट करेंगे कि 1 जो है सब में 1/1, 2/2, 3/3, K/K। 1 जो है हर एक सेट में है, तो यानी कि कोई भी जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हो गया गलत। आगे बढ़ते हैं। सेट S1 को अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसके एलिमेंट्स में अगर हम 2 की मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे सब साइड, तो हम लिख सकते हैं 2/2, 2/4, 2/6 एंड 2/8 जो एलिमेंट हो जाएंगे S2 के। 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3/3, 3/6, 3/9 और 3/12 वो एलिमेंट हो जाएंगे S3 के। इसी तरह हम K से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एलिमेंट हो जाएंगे SK के। तो मतलब S1 का S2 के संग इंटरसेक्शन S1 आता है, S1 का S3 के संग भी 1 आता है, S1 आता है। इसी तरह जो इन्फिनिट इंटरसेक्शन है वो और कुछ नहीं आएगा बल्कि बस S1 ही आएगा। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए S1। ठीक है, इस तरह से हम सेट को देखते हैं, उसके बाद उसका आइडिया लगाते हैं कि उसके एलिमेंट को किस तरह लिख सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में आपको गिवन है एक सेट जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए हैं वो, जिनका रियल पार्ट का मॉडुलस लेस और इक्वल टू है ए के। ए कोई फिक्स नंबर हो सकता है। यूक्लिडियन टोपोलॉजी में किसी फिक्स पॉजिटिव, देखिए फिक्स है पॉजिटिव रियल नंबर ए। तो वो बताया गया है कि ये सेट कॉम्पैक्ट नहीं है, तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन चेकआउट करिएगा। आई होप आपने ट्राई किया होगा। सॉल्यूशन चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं z इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, जहाँ ये हमारा वही फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर जो हमें गिवन है वो है, और b कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर रियल नंबर है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर देखें तो इसका जो रियल पार्ट है मॉड वो लेस और इक्वल टू ए है, सेटिस्फाई कर रहा है, हमारे सेट में बिलोंग करता है। और इसका जो नॉर्म है वो इन्फाइनाइट की तरफ जाता है जब बी इन्फाइनाइट हो रहा है। मतलब बी जितना भी बड़ा करते रहे हम, ये नॉर्म बी बड़ा होता रहेगा और इन्फाइनाइट नंबर ऑफ अनकाउंटेबली मेनी एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी कभी भी हमारा सेट कॉम्पैक्ट नहीं होगा, बाउंडेड हो गई। इसी वजह से सेट कॉम्पैक्ट नहीं है, और स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये सेट कॉम्पैक्ट नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि नॉर्म इसका कभी फाइनाइट रह ही नहीं सकता। ओके, तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। तो यहाँ मेन था ये देखना कि पूछा क्या है, कॉम्पैक्ट है या नहीं कॉम्पैक्ट है वो दिया, इस वजह से आंसर डिटरमाइन करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में है एफ एक एंटायर फंक्शन है जिसकी वैल्यू एक स्ट्रेट लाइन में लाई करती है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एफ नेसेसरली जीरो फंक्शन है, एफ कांस्टेंट होगा, एफ मोबियस मैप होगा, या एफ लीनियर फंक्शन होगा। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा ये आपको बताना है। आंसर चेकआउट करने से पहले अपना एक्सप्लेनेशन रेडी रखिए। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। ओके, तो सबसे पहले हम ध्यान दीजिए, जो इमेज है कॉम्प्लेक्स नंबर की इस फंक्शन में वो एक स्ट्रेट लाइन में कंटेन होते हैं। ठीक है, क्योंकि इमेज सारी स्ट्रेट लाइन में आती है। अब स्ट्रेट लाइन के पास कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट नहीं हो सकता सी का, तो यानी फंक्शन हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। ठीक है, फंक्शन हो जाएगा कांस्टेंट, तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट हो गए। एक सेकेंड, या ऑप्शन नंबर बी जो कहता है फंक्शन कांस्टेंट है वो लीनियर फंक्शन है, ये दोनों ही चीज़ करेक्ट हो गई बिना किसी दिक्कत के। कांस्टेंट है इसका मतलब ज़रूरी नहीं जीरो फंक्शन हो, ऑप्शन ए गलत हो गया। और बचता है मोबियस मैप। ये फंक्शन मोबियस मैप नहीं होता है कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट होता है मोबियस मैप का वो इस केस में जीरो बन जाता है, इसी वजह से मोबियस मैप नहीं। तो इसके हमारे दो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे ए एक n क्रॉस n की निलपोटेंट रियल मैट्रिक्स है और ई पावर है आपको मैट्रिक्स इस तरह डिफाइंड है। तो करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट चुनने हैं कौन सा होगा। किसी भी रियल नंबर टी के लिए ई पावर टी इन्वर्टेबल होगा। एक बेसिस होगी जहाँ ई पावर ए इन्वर्ट अपर ट्रायंगुलर होगा। एक ऐसा बी और पी एग्जिस्ट करते होंगे एन क्रॉस एन मैट्रिसेस में, जहाँ बी हो जाएगा पी ई पावर ए पी इन्वर्स और बी की ट्रेस जीरो होगी। या एक ऐसी बेसिस एग्जिस्ट करेगी आर एन की कि ए लोअर ट्रायंगुलर। अब ये क्वेश्चन मुश्किल देख सकता है मगर है बहुत ज़्यादा ईजी। ट्राई कीजिए, अगर आपसे होता है उसके बाद सोल्यूशन चेकआउट कीजिएगा। बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो यानी कि एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा कि ए पावर एम जीरो होगा। ठीक है, तो ई पावर ए जो हो जाएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो होगा आई एन इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल अप टू ए पावर एम माइनस वन, क्योंकि उसके बाद की सारी पावर जीरो हो जाएंगी।
जॉर्डन फॉर्म जो होता है निलपोटेंट मैट्रिक्स की वो या तो अपर ट्रायंगुलर होती है या लोअर ट्रायंगुलर। तो ई पावर ए में जो एलिमेंट्स होंगे डायगोनल एलिमेंट्स वो सिर्फ वन ही होंगे, क्योंकि इन सब के एलिमेंट जो होंगे वो सिर्फ अपर ट्रायंगुलर में या लोअर ट्रायंगुलर में होंगे, डायगोनल पे कुछ नहीं होगा। डायगोनल में एलिमेंट्स आएंगे सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। ठीक है, तो ई पावर जो टी होगा, जहाँ टी एक रियल नंबर है, वहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे सारे वन, और ये जो मैट्रिक्स होगी वो या तो अपर ट्रायंगुलर होगी या लोअर ट्रायंगुलर होगी। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्रीज, जो कि होगा वन इस आइडेंटिटी की वजह से। ई पावर टी इन्वर्टेबल हो जाएगा किसी भी रियल नंबर एक लिए, ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। सिंपल। बढ़ते हैं अगले की तरफ। जैसे मैंने बताया मैट्रिक्स सिमिलर होती है अपनी जॉर्डन फॉर्म के लिए, तो एक ऐसी बेसिस होगी कि मैट्रिक्स और उसकी जॉर्डन फॉर्म सिमिलर हो। अब निलपोटेंट मैट्रिक्स की जॉर्डन फॉर्म अपर ट्रायंगुलर होगी या लोअर ट्रायंगुलर। जॉर्डन फॉर्म निलपोटेंट मैट्रिक्स की के लिए ई पावर ए भी अपर ट्रायंगुलर होगी या लोअर ट्रायंगुलर डिपेंडिंग जॉर्डन फॉर्म पे। तो बी और डी दोनों करेक्ट हो गए, क्योंकि ऐसी बेसिस भी मिल गई जहाँ वो अपर ट्रायंगुलर हो। ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ कि ऐसी मैट्रिसेस बी और पी एग्जिस्ट करेंगी या नहीं। मान लिया ऐसी मैट्रिसेस बी और पी एग्जिस्ट करती हैं जहाँ बी है पी टाइम्स ई पावर ए पी इनवर्स। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ बी क्या होगा? ट्रेस ऑफ बी हो जाएगा ट्रेस ऑफ पी ई पावर ए पी इनवर्स, जो कि हो जाएगा ट्रेस ऑफ ई पावर ए, क्योंकि ट्रेस ऑफ पी, क्योंकि ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ बी ए इज द सेम। तो ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ ई पावर ए, जो कि हो जाएगा ट्रेस ऑफ आई एन यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि हो जाएगा एन। डायगोनल एलिमेंट्स का सम वो जीरो नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। ट्रेस ऑफ ई पावर ए आइडेंटिटी कैसे वो यहाँ देख सकते हैं, ई पावर ए का एक्सपेंशन हो गया। अब ट्रेस लीनियर होता है तो वो सब में बराबर पड़ जाएगा, और निलपोटेंट मैट्रिक्स है उनका किसी का भी ट्रेस जीरो ही होगा, तो बचता है सिर्फ ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी वजह से क्योंकि वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गए तीन, ऑप्शन ए बी एंड डी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, चेकआउट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक नॉन जीरो 4x4 की कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है जिसका स्क्वायर जीरो है, तो लार्जेस्ट पॉसिबल रैंक ए की क्या होगी ये बताना है। ट्राई कीजिए क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, तो सीरियसली मैट्रिक्स निलपोटेंट है। निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एक्स पावर 4 हो जाएगी। एक्स पावर 4 इसलिए होगी क्योंकि मैट्रिक्स 4x4 की। मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगी एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर जीरो होता है और ए जीरो मैट्रिक्स नहीं है। तो यानी कि ए स्क्वायर जीरो यानी कि एक 2x2 का ब्लॉक एग्जिस्ट करेगा जॉर्डन फॉर्म में बिकॉज ऑफ द पावर 2। और इसके अलावा एक्सेप्ट दिस, या तो 2x2 के दो एक और ब्लॉक हो सकता है, और या तो दो 1x1 के ब्लॉक होंगे, यही जॉर्डन फॉर्म होंगी। तो पॉसिबल जॉर्डन फॉर्म दो हो सकती हैं, या तो एक 2x2 का ब्लॉक और बाकी दोनों 1x1 के, और या तो फिर दो 2x2 के ही ब्लॉक होंगे। तो लार्जेस्ट पॉसिबल, यहाँ पे रैंक 1 है और यहाँ पे रैंक 2 है, तो लार्जेस्ट पॉसिबल रैंक होगी सिर्फ 2, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन मैट्रिसेस का है ए और बी 5x5 की रियल मैट्रिसेस हैं जिनका स्क्वायर सेम है, तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है बताने हैं आपको। कि मैट्रिक्स के पास सेम आइगन वैल्यूज हैं, सेम आइगन स्पेस है, ए इक्वल टू प्लस माइनस बी है, या ए पावर 13 बी पावर 3 ए पावर 3 बी पावर 13 के बराबर है। ट्राई कीजिए क्वेश्चन। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो पहले हम मैट्रिक्स उठाते हैं। ए में लेते हैं सिर्फ सारी एंट्री ज़ीरो है, सिर्फ एक एंट्री वन है। इसी तरह बी में भी यहाँ वन है और यहाँ वन है, दो जगह वन है। दोनों का ही स्क्वायर ज़ीरो मैट्रिक्स है, मगर दोनों मैट्रिसेस ना एक दूसरे के बराबर है ना एक दूसरे के नेगेटिव के बराबर है, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। आइगन स्पेस की बात करें तो पहले का आइगन स्पेस में 4 वेक्टर हैं, जबकि दूसरे का आइगन स्पेस में स्पैनिंग में 3 वेक्टर। बी भी गलत कि आइगन स्पेस सेम होंगे। आइगन वैल्यूज सेम ना होने के लिए हमने ले लिया, एक ले लिया आइडेंटिटी, एक ले ली माइनस आइडेंटिटी। आइगन वैल्यूज भी डिफरेंट है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेम है। तीन ऑप्शन के तीनों तीन गलत, मतलब चौथा ही करेक्ट है। सीधा चेक भी कर सकते हैं। ए पावर 13 बी पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ ए पावर 3 बी पावर 10। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेम है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए पावर 3 बी पावर 13। ऑप्शन डी ओनली करेक्ट ऑप्शन। सिंपल। जो भी रिजल्ट आपको मिल रहे हैं उन्हें अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। एक्स और वाई टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं।
एफ एक्स टू वाई एक कंटिन्यूस सर्जेक्टिव फंक्शन है। अगर एक्स सेपरेबल है तो वाई भी सेपरेबल होगा। ये ट्रू है या फॉल्स? ट्राई कीजिए क्वेश्चन। अगर ट्राई कर लिया तो इसका सोल्यूशन चेकआउट कर लीजिए। अब देखिए, अगर एक्स सेपरेबल है तो यानी एक काउंटेबल डेंस सबसेट होगा ए एक्स का। क्योंकि एफ कंटिन्यूस है तो एफ ऑफ ए क्लोजर सबसेट होगा एफ ए का क्लोजर के। एफ ऑफ ए क्लोजर हो जाए, ए क्लोजर एक्स के बराबर हो जाएगा क्योंकि वो डेंस सबसेट है। तो एफ ऑफ एक्स सबसेट हो गया एफ ए का क्लोजर। एफ ऑफ एक्स वाई हो जाएगा क्योंकि सर्जेक्टिव मैप है, एफ ऑन टू है, ठीक है। अब वाई एक सबसेट, वाई इक्वल हो जाएगा एफ ए का क्लोजर क्योंकि एफ ए का क्लोजर जो है वो ऑलरेडी वाई का सबसेट होता है। तो यानी वाई हो गया एफ ए का क्लोजर। साथ में ए काउंटेबल है तो जो कार्डिनलिटी होगी ए की वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होगी एफ ए की कार्डिनलिटी से क्योंकि फंक्शन ऑन टू है। तो यानी एफ ए की कार्डिनलिटी भी काउंटेबल, एफ ए भी काउंटेबल हो गया। अब एफ ए काउंटेबल है और उसका क्लोजर वाई के बराबर है, यानी एफ ए काउंटेबल डेंस सबसेट हो गया वाई का, यानी कि वाई सेपरेबल हो गया। तो यानी कि हमारा गिवन स्टेटमेंट बिल्कुल ही ट्रू है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सिंपल। बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन में आपको बताना है कि सबसे छोटी वैल्यू अल्फा की पॉजिटिव वैल्यू क्या हो सकती है जिसके लिए मॉडुलस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई लेस इक्वल टू हो अल्फा टाइम्स मॉड एक्स माइनस वाई के, जहाँ एक्स और वाई कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ट्राई कीजिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब इसके सोल्यूशन की तरफ चेकआउट करते हैं। ओके, तो हम फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स को साइन स्क्वायर एक्स। तो जो मीन वैल्यू थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग एफ एक्स माइनस एफ वाई ओवर एक्स माइनस वाई एफ डैश ऑफ सी के बराबर होगा किसी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए और एक्स नॉट इक्वल टू वाई के लिए, ठीक है। फंक्शन डाला तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई हो गया 2 साइन सी कॉस सी, यानी साइन 2 सी किसी सी के लिए जो रियल नंबर है और एक्स वाई के बराबर नहीं है। तो यानी कि मॉड अगर हम लें तो मॉड लेसर इक्वल टू 1 हो गया, यानी मॉड साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई लेसर इक्वल टू हो गया मॉड एक्स माइनस वाई के। तो अल्फा की लीस्ट वैल्यू होगी 1, विच इज़ द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ आपको इन क्वेश्चन से सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसका पार्ट 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन का कल शाम को 6 बजे मिल जाएगा, उसे भी चेकआउट करना मत भूलेगा। कोई भी टेस्ट नहीं दिया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।